जय भीम. जय भीम. तुमच्यामुळं बोलतीये मी, माहिती का. तुम्ही लोकांनी मला टाळ्यांची चटक लावली आणि ह्या टाळ्या ऐकायचा अधिकार संविधानाने दिला आणि ते संविधान वापरायची ताकद मला वंचित बहुजन आघाडीने दिली. नाहीतर टाळ्या वाजवण्यात आयुष्य चाललं होतं. मी वारंवार सांगते, लोक म्हणतात की काय वारंवार सांगते, नाही का. कारण की अजून बऱ्याच लोकांना कळत नाही की संविधानाने त्यांच्या आयुष्यात काय बदल केलेला आहे. माझं नाव दिशा पिंकी शेख आहे आणि मला असं वाटतं की या देशामध्ये शेखांना सलाम टाकायचा अधिकार बी जय भीम आहे म्हणून सलामत आहे अजून, नाही तर आतापर्यंत तोही काढून घेण्यात आला असता. तेव्हा माझ्या मुस्लिम बांधवांना इथे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम, शुक्रिया. बात हिंदी में करूंगी क्योंकि बहुत मराठी में बात सुन ली है ना, अभी जरा हिंदी में बात करेंगे. जरा तुम यहाँ सुनने को आए मतलब तुम वंचित को थोड़ा बहुत मानते हो. एक तो पीढ़ियों से काम करने वाले लोग भी है यहाँ पर, जिनकी 3-3, 4-4 पीढ़ी बाबा साहब बाड़ा साहब के साथ में काम करते हुए गई है. एक वो पीढ़ी जो खुद बाड़ा साहब के साथ में काम कर रही है और एक वो जनरेशन यहाँ आई है जो सोच रही कि वंचित के साथ में जाए या ना जाए. और कुछ लोग ऐसे भी आए होंगे कि जो मजा देखने आए हैं, गिने चुने. मैं दोपहर में, आज मुझे पता नहीं था कि मस्जिद में प्रोग्राम है, नहीं तो मैं पठानी पहन के आती थी. ख्वाजा सरा होने का एक फायदा है, आप कोई भी मजमे में जाकर बैठ सकते हो, दोनों भी. तो मैं वहां, कोई तो भी दोस्त मेरा पूछ रहा था बाला साहब से कि कांग्रेस के साथ में नहीं गए तो वोट का डिवाइडेशन होगा और फिर हम कैसे जीतेंगे. तो मैं वो भाई का जवाब अभी यहां देना चाहती हूँ. वहां पर तो वक्त नहीं था, मैं अंदर नहीं थी, तो वो जवाब देना चाहती हूँ कि वक्त का जो वोटिंग का डिवाइडेशन है वो रोकने का ठेका क्या मुसलमानों ने और दलितों ने और बहुजनों ने लेके रखा है. हमारा वोटिंग यहाँ के प्रस्तापित पार्टियों के बाप की जागीरदारी है क्या कि हम पीढ़ियों में पीढ़ी, जैसे पहले था कि बाप किसी खेत में काम कर रहा है, उसका बेटा भी उसी के खेत में उसके मालिक के जूते उठाता था, पोता भी, उसका बेटा भी, उसका बेटा भी. लेकिन बाबा साहब ने इस वेट बिगारी में से अपने को आजाद किया ना, फिर आप मेंटली इस वेट बिगारी से कब आजाद होने वाले हो. अरे जिनकी खुद की घड़ी उनका वक्त बदल रही है, वो तुम्हारा वक्त क्या सही करने वाले हैं. और जिनका खुद का हाथ उनके साथ नहीं है, वो तुम्हें क्या हाथ देंगे. देखो, हम 24 कैरेट है, 916 वालों के नाद में मत लगो. या फिर 18 कैरेट वाले भी सोना ही बोलते खुद को, उसके भी नाद को मत लगो. क्या है ना, देखो एनआरसी सीए का आंदोलन हुआ, क्यों ज्यादा, ये तो आपको लगता होगा कि सारे मुसलमानों को ही डोज दे रहे, क्योंकि भाई आप निकल रहे नहीं हो बाहर. आप यहां पर जितने हो उतने जाके अपने अपने एरिया में, अपने अपने गलियों में, चौबारों में चाय पी रहे हो, क्या बोलते, शादी में गए, वलीमे में गए, वहां पर बातें करो लोगों से. आज आप वलीमा कर रहे हो, कल को आपको, आप अगर नॉनवेज पकाओगे तो उसका परमिशन निकालने का एक आधा बिल आ जाएगा. आप बकरा भी पका रहे हो तो बड़े का है बोल के मोहसिन को कैसे मारा पूना में, उसी तरीके से मारा. और एक बार बनने के बाद गोश्त बकरे का भी निकला तो मॉब लिंचिंग का क्या होता है, कुछ नहीं होता है. तो देखो कैसे हलाल मौत मरना चाहते हो, लड़ते हुए मरना चाहते हो या ऐसे, वो आपको तय करना है. ये जितनी भी माइनॉरिटी वाले, जरा दिमाग लगाओ, जरा प्रेशर लगाओ. एनआरसी सीए की बात आई थी तब सबसे पहले मैदान में कौन था. एनआरसी सीए में सिर्फ मुसलमानों का नहीं, यहाँ के 40% दलित बहुजनों का भी नुकसान है बताने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के माननीय बाला साहब अम्बेडकर थे. जब किसानों का आंदोलन हुआ, जब यहाँ की गवर्नमेंट पानी के फुवारों से
किसानों को मार रही थी, तब किसान बाग का आंदोलन किसने लिया था? जब पैगंबर बिल की बात आई तब मैदान में कौन था? अरे मुझ जैसे कॉपी पास व्यक्ति को ये सब चीजें समझ में आ रही है। जिन्होंने तुमको जन्मजात पढ़ने लिखने का हक अधिकार दिया, तुम्हारे कानों में ये क्यों नहीं जा रही है बातें? तुम कहां अपनी अकल को गिरवी रख कर आए हो? एक खजूर का पैकेट रमजान में आया तो आप उसको वोटिंग दे रहे हो? इतनी सी मुसलमानी, उसमें भी आना कहानी। हाँ, उसको ये पूछो, ये खजूर लेने का पैसा भाई तूने लाया कहां से? हाँ, हलाल है कि हराम है? बराबर। भैया हराम का होगा तो हमें मत दे, क्योंकि तूने किसी का पॉकेट मारा होगा तभी तो खजूर बांट रहा है। इतना दिल टूटता है, इतना जहन में मैं सोचती हूं कि कहां जा रहे हैं हम। आज कितने उर्दू मीडियम के बच्चों को आगे की अच्छी तालीम के कॉलेज अपने यहां अवेलेबल है, जो महिलाओं के मतलब पीछे हम कह रहे थे कि उर्दू में पढ़ने लिखने वाली जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनको स्कॉलरशिप चालू की जाए। हुई क्या? अभी तक नहीं हुई। और ये तो नेशनल इश्यू की गैस के भाव बढ़ गए, तो देखो किसी के घर में 500 का आ रहा है क्या? बीजेपी वालों के घर में 500 का आ रहा है क्या गैस? नहीं, वो तो सभी भुगत रहे। जिन्होंने चुन के दिया वो भी भुगत रहे, और हम तो पहले से खिलाफ ही थे। बेरोजगार है तो सिर्फ अपने बच्चे बेरोजगार है क्या? उनके भी बच्चे बेरोजगार है, उनको जाके याद दिलाओ कि बोला बेटा तुम्हारा घर में बैठा है, चौक में बैठ के लड़कियों को छेड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट बीजेपी की ना होती तो बेटा काम करता, घर में 2 पैसे लाता और लड़की को छेड़ता भी ना। तो ये बातें आपकी चर्चा में आनी चाहिए, उस चर्चा का वोटिंग में ट्रांसपरेशन होना चाहिए। नहीं तो पूरे कलम याद है, पूरी तक मतलब बीजेपी ने क्या क्या किया वो सब याद है। वो नोटबंदी हो, बर्बाद कर दिया, नोटबंदी के लाइन में लोग मर गए, फिर गुलाबी नोटें देख के खुश हो गए, फिर 2000 की नोटें बंद हो गई तो फिर रो रहे। कितने दिन तक यही करते रहोगे? देखो फिजिकली मेरी कोई औलाद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस समाज के बारे में सोचती हूं। तुम्हारी तो औलादें इसी समाज में जीने वाली आने वाली पीढ़ियों की। भैया सबको आरक्षण चाहिए, हम हिजड़े भी बोल रहे हैं हमको आरक्षण दो। हिजड़ा गाली नहीं है, सबसे पहले बात बोलती हूं मैं। हम भी बोल रहे हैं हमको आरक्षण दो, लेकिन मैं अपने समाज के साथ में आपको भी पूछना चाहती हूं, अगर सारी नौकरियां प्राइवेटाइजेशन हो गई तो आरक्षण का क्या आचार डालोगे? आमच्या बाबांनी जर सगळ्या शाळा कॉलेजेस स्वतःच्या नातेवाईकांना आणि मित्र कंपनीला खाजगी संस्था काढून दिल्या तर त्या आरक्षणाचं काय करायचंय? क्या करोगे उस आरक्षण का लेके? अगर सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तुम्हारे नाक के नीचे से एयरपोर्ट बेच रहे, रेलवे बेच रहे, दुग्ध व्यवसाय बेच रहे, सहकार कारखाने बेच रहे, सब बिक गया ना। अभी आधा बचा कुचा जो कुछ भी बचाना है तो तुमको वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में आना पड़ेगा। एक साहब बोल रहे, बोले खाली खत लिखा, नाना पटोले साहब बोल रहे थे उस दिन, खाली खत लिखा बोले इंडिया में लो बोल के, हमको ऐसा थोड़ी रहता, प्रस्ताव भेजो। तो अभी प्रस्ताव कैसा भेजते? पहली बार प्रस्ताव दिए थे तो बोले इतना मंग रहे, उतना मंग रहे, उतना मंग रहे, हम नहीं देते, जाओ। साहब हमेशा बोलते अभी बोलेंगे, तो भाई तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा होती ना तो तुम बोलते वो हम बड़े हैं, हम नेशनल पार्टी है, तो अंबेडकर नाम के छोटा है भाई। ओ तो तुम्हारी किस्मत समझो कि तुमको हम होकर खत लिख रहे, नहीं तो अभी तो क्या 30-35 जगहों पर तुम्हारी बैंड बजी है, हम उतर जाएंगे ना तो फिर मुश्किल होगी। तो अपनी अपनी एरिया में जाके बात करो
क्योंकि आने वाली पीढ़ियां तुमको गाली दे, ऐसा काम मत करो। मेरी बात सुनो, सारी मुस्लिम नहीं, जितनी भी माइनॉरिटी है ये समझ रही है कि बाबा बाला साहब आम्बेडकर सिर्फ बुद्धिस्टों की जिम्मेदारी है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से पिछले इलेक्शनों में उम्मीदवार दिए, जाके देखो जरा, जहमत करो, थोड़ा सी पढ़ो लिखो, व्हाट्सएप में, यूनिवर्सिटी में। अभी तुम्हारे इधर तो आंबे का पीक बहुत अच्छे से आता है, कोकन से ज्यादा तुम्हारे यहाँ का आम ज्यादा फेमस है, सांगली का। हाँ, तो वो आम के भरोसे पे मत रहो, आम लोगों का दिमाग चलाओ। तो वो जब करोगे आप, वो आम खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आदमी बनोगे तो बात समझ आएगी। तो समझ रहे हो ना सब? बातें करोगे अपने अपनी एरिया में जाकर, अपने अपने, और खासकर मेरी मुस्लिम जो बहनें दो चार यहां बैठी है, वही मेरे लिए काफी है। मैं चाहती हूं अगली सभा को पूरा एक महिलाओं का कप्पा, चाहे तो पर्दा लगा के बैठो, लेकिन यहां आओ, सुनो, क्योंकि हमारे नबी ने सरदार बनाया, लड़ाइयों की, फौज की, सबकी उनके हाथ में वो दी, ताकत दी, और हम उनको घर के बाहर पढ़कर सियासत की, कितनी तो भी देश आजाद हुआ तब देश की सियासत में मुस्लिम महिलाएं नहीं थी क्या? थी ना। तो फिर हम क्यों नहीं छोड़, अरे रजिया सुल्तान, कितनी बड़े बड़े नाम है। फिर हम कहां फंस गए? हम यहां पर आकर यहां के लोगों का जो औरतों को दबाने वाला कल्चर है ना, वो हमने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि मर्दों के फायदे का है वो। और अब उसमें से बाहर निकलकर सियासती बनो। दूल्हे को पूछो, तेरे को क्या लगता घर में 500 रुपए डाल के चला जाता तू, उसमें मेरे को तेल लाना है 150 रुपए किलो का, गैस खरीदना है, कपड़ा देखना है, जेठानी देवरानी के कपड़े देखने, शादी है, बारात है, लेना है, देना है, कैसे करेंगे? तो सियासती बनाओ, अपनी महिलाओं को भी जाकर बताओ कि सियासत क्या है, किसके साथ खाते हैं। और ये मौका जाएगा ना भैया, अभी तो देखो तुम एक एक कानून ला रहे, एक एक चीज कायदे में बिठा रहे हो, उनकी जो भी चीज है वो कायदे में बिठा के तुम्हारी, मतलब गुरुचिशकला गुरुला, त्या पद्धतीने संविधान का ये दूधारी तलवार है संविधान, इसका सही इस्तेमाल करो तो दुश्मन पे वार होगा, और इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो खुद की गर्दन पे वार होगा। तो मेरे को तो समझ में आ गया, और मेरे कुछ लोगों को भी समझ में आ गया। हर गांव में कुछ कुछ लोग हैं हमारे कि जो अभी इस प्रवाह से जुड़ चुके हैं, लेकिन तुम कब जुड़ोगे मुझे मालूम नहीं। यहां बैठे वो तो जुड़ चुके ऑलरेडी, लेकिन ये आवाज जहां तक जा रही है आपके जरिए से हो या माइक से, उनको कहूंगी कि इस प्रवाह से जुड़े। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, साहब को भी बोलना है, टिकना है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में खड़े होना पड़ेगा। किसी आयरे गहरे नत्तू खैरे के भूल थापाओं में मत आओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ करेंगे, त्या करेंगे। इन्होंने 70 साल में कुछ किया नहीं, और 10 साल से बाबू चंदन लगा रहे हैं। तो देखो क्या करना है, तुमको बाल बच्चे वाले हो तुम लोग, मैं ये बात नहीं बोलती हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको बाल बच्चे नहीं, वो इस दुनिया में मां कहलाते हैं, उन्होंने और बच्चों की जिम्मेदारी ली है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहां पर, मतलब अभी चंद्रयान सक्सेस हुआ, मोदी जी का पिक्चर आ रहा है, हाँ, किसी प्रोग्राम में पायलट बने घूम रहे, कभी आदिवासी बने घूम रहे, कभी राजस्थानी बने घूम रहे, हाँ, लेकिन इंसान बन के कब घूमेंगे मालूम नहीं। तो उनके भरोसे पे मत रहो। नहीं, टालियों की जरूरत नहीं भैया, वोटिंग दिखाओ तुम, वोटिंग वोटिंग वोटिंग। ये क्या है? सत्ता संपादन मेळावा है। कुछ लोगों को मिट्टी में खुद को बीज समझकर गाड़ना पड़ेगा, तब यहां पर सक्सेस की खेती आएगी। मैं तैयार